तो कैसे हैं आप सभी। अब तो हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, मैक्सिमम और 50 से 51 डे के करीब में बचा हुआ है। और आज हम इस वीडियो में इन्वायरमेंट का टेस्ट सीरीज जो है उसका एनालिसिस या उसका डिस्कशन जो भी है वो देखेंगे और अपने तैयारी को और मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए समय को बर्बाद न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और साथ में ही इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी प्रश्न है देखते हैं उसको। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। और ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक, ये है साइंस एंड टेक का, तो उसको हम लोग स्किप कर देते हैं। आइए आगे देखते हैं। इंचियोन रणनीति निम्नलिखित में से किस योजना के कार्य योजना प्रदान करती है। ठीक, अब इसमें जो है इंचियोन रणनीति निम्नलिखित में से किस योजना के लिए कार्य योजना प्रदान करती है। पहला ऑप्शन है हमारा स्वच्छ भारत मिशन, दूसरे का ऑप्शन है पोषण अभियान, तीसरा है मिशन इंद्रधनुष और चौथा जो है सुगम्य भारत अभियान। तो हमारा डी आंसर इसका सही होगा, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। तो ये है डी ऑप्शन सही है इसमें। तो आइए थोड़ा थोड़ा सारे योजना के बारे में जान लें और देखते हैं कि इस योजना में क्या क्या खास है। तो पहला स्वच्छ भारत मिशन जो है, और ये तो पता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो है स्वच्छता को, भारत को स्वच्छ बनाने के लिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया था। ठीक, पोषण अभियान जो है उन गरीब लोगों या जो खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से मजबूत नहीं है उनके लिए अन्न प्रदान करना है, ताकि उनकी जो दिनचर्या है या उनकी जो भी स्वास्थ्य है उसको बेहतर बनाया जा सके। और अब आगे देखते हैं सुगम भारत अभियान। इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों हेतु मुक्त, सुरक्षित और सामान्य जीवन के लिए बाधा रहित वातावरण बनाना। यानी ये जो अभियान है ये किससे संबंधित है, तो ये है विकलांग व्यक्तियों से संबंधित है। इसका दृष्टि यह है कि यह सुलभ भारत, सशक्त भारत की अभिव्यक्ति की घोषणा करता है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौम, यह जो है सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करता है। ठीक, इसका कार्यान्वयन 3 महत्वपूर्ण स्तंभ है। कार्यान्वयन हेतु निर्मित वातावरण करना है, परिवहन प्रणाली और सूचना और संचार पारिस्थितिकी तंत्र में और मजबूती लाना है। ठीक, 3 दिसंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया था, यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और यह विकलांग व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCRPD 2007 से प्रेरणा लेता है। इसमें भारत का हस्ताक्षरकर्ता देश है। ठीक, तो आइए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा इस सीरीज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हम लोग तो विचार करेंगे ही किसी भी कीमत पे। तो और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि हमें सही चुनना है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे और पशुओं की आबादी एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। मतलब एक पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे और पशुओं की आबादी जो है एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में काम करती है। ठीक, चलिए देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में 2 आबादी एक दूसरे के लिए लाभदायक हो सकती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में आबादी जो है एक दूसरे के लिए लाभदायक हो सकती है। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी कि ऑप्शन 2 है, ये तो सही लग रहा है। लेकिन ये जो ऑप्शन ए है ये सही नहीं लग रहा है, क्योंकि पौधे और पशुओं की आबादी एक दूसरे स्वतंत्र रूप से कार्य कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पर निर्भरता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। तो ये हमारा सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, आइए आगे के प्रश्न को देखते हैं। होमुर्ज जल डमरू मध्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार तो करेंगे ही, क्योंकि हम लोग विचारशील प्राणी हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही है, यानी सही पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। होमुर्ज जल डमरू मध्य जो है यह फारस के खाड़ी को ओमान के खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, इसके सीमावर्ती देश इराक और संयुक्त राष्ट्र अरब इमारात है। नहीं, होमुर्ज जल डमरू मध्य जो है इसका ईरान और अरब प्रायद्वीपीय, विशेष रूप से संयुक्त अमीरात और मुसद्दम ओमान के मध्य एक संगीन जल मार्ग है। तो हमारा कथन 2 जो है वो सही नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। ठीक, तो आइए थोड़ा सा इसके ऊपर देख लें व्याख्या इसकी क्या है। होमुर्ज जल डमरू मध्य जो है फारस की खाड़ी ईरान और अरब प्रायद्वीपीयों को अलग करती है। यानी यह इराक को नहीं बल्कि ईरान और अरब प्रायद्वीपीयों को अलग करती है। ठीक, यह ओमान की खाड़ी द्वारा अरब सागर में गिरती है, जिसे ओमान सागर के रूप में भी जाना जाता है, जिसे इसको ओमान सागर के रूप में भी हम जानते हैं। हालांकि ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी होमुर्ज जल डमरू मध्य से जुड़ी हुई है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। यह एकमात्र समुद्री मार्ग है जो फारस की खाड़ी के जल को अरब
सागर यानी हिंद महासागर के खुले जल तक पहुंचाने की अनुमति देता है। और यह एकमात्र समुद्री मार्ग है जो फारस की खाड़ी के जल को हिंद महासागर में क्या करता है, वहाँ तक पहुँचाने में इसको अनुमति देता है, यानी कि उसको कनेक्टेड करता है। ठीक, ये जो है जलमार्ग जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। ठीक, और जो है ये ईरान और अरब प्रायद्वीपीय विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात और मुसद्दम यानी ओमान के मध्य एक संगीन जल मार्ग है। ठीक, ईरान उत्तरी तट पर स्थित है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात जो है यूएई दक्षिणी तट पर है, ओमान की खाड़ी जलडमरू मध्य के पूर्व में है, जबकि फारस की खाड़ी पश्चिम में है। ओके, तो अब आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदि ग्राम आदर्श योजना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए हमारा जो ये सेगमेंट है, इसमें जो टेस्ट सीरीज चलता है उसमें करंट अफेयर भी होते हैं, तो इसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये जो हमारा एग्जाम मतलब कि जो ये टेस्ट हुआ था, इसमें 2 सब्जेक्ट को मिक्स करके मतलब टेस्ट हुआ था। 2 नहीं 3 थे मान के चलिए, क्योंकि एक तो करंट अफेयर भी है, उसके बाद इन्वायरमेंट है, उसका साइंस एंड टेक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इन्वायरमेंट के ही क्वेश्चन को लेंगे, साइंस एंड टेक को आज नहीं करेंगे, उस पर किसी और दिन किसी और वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये पूछ रहा है, इसमें से सही ऑप्शन बताना है। ठीक, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक, यह जो है केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें 70% अनुदान केंद्र सरकार से प्राप्त होती है। देखिए पहला नंबर बात कि एक तो कभी भी केंद्र सरकार या तो 50 करता है या 90% करता है या 100% करता है, कभी भी 80% 70% मैक्सिमम टाइम में नहीं करता। मतलब रेयर केस में है कि आपको दिख सकता है, नहीं तो बहुत कम वो स्थिति आता है जब ये सब आंकड़ा दिख सकता है। तो इस हिसाब से भी हमारा जो है ऑप्शन 1 जो है गलत प्रतीत हो रहा है, और ये गलत है भी। ठीक, क्योंकि इसमें जो है 50 जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में है, ये योजना भारत सरकार द्वारा 100% योगदान दिया गया है। इसमें 50-70 या 50-60 या 90 का भी रेशियो नहीं, 100% का रेशियो है। ठीक, यह वर्ष 2025 से 26 तक लागू रहेगा। हाँ, ये हमारा जो सेकंड नंबर ऑप्शन है ये सही है, 25 से 26 तक लागू रहेगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, तो आइए थोड़ा सा आदि आदर्श ग्राम योजना के बारे में देख लें। ये केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय अब देश भर में कम से कम 50% जनजाति आबादी वाले 36,428 गाँवों और 500 अनुसूचित जातियों को आदर्श जनजाति गाँवों के रूप में विकसित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा हो रहा है ये प्रयास मौजूदा जनजाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता का हिस्सा है, जिसे वर्ष 21-22 से 25-26 तक कार्यान्वित के लिए अब तक बदलकर प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना कर दिया गया। ठीक, यह राज्य के जनजाति उप योजना TSP के लिए अतिरिक्त के रूप में विशेष केंद्रीय सहायता का विस्तार कर जनजातीय लोगों के विकास और कल्याण हेतु राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में योगदान देना है। ठीक, तो ये हमारा हो गया इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब आइए आगे के प्रश्न को देखते हैं। ओजोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है इसको बताना है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, क्षोभ मंडलीय ओजोन हानिकारक होती है जबकि समताप मंडलीय ओजोन नहीं। क्षोभ मंडलीय जो ओजोन है वो हानिकारक होती है जबकि समताप मंडल ओजोन नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन सही लग रहा है। पृथ्वी पर किसी भी अन्य स्थान की तुलना में आर्कटिक वृत्त पर ओजोन अपक्षय सर्वाधिक दृश्यमान है। आर्कटिक पर वृत्त पर ओजोन अपक्षय सर्वाधिक क्या है, दृश्यमान है। तो वायुमंडल में सबसे प्रमुख ओजोन अपक्षय अंटार्कटिक क्षेत्र में है, जो मूल रूप से वहाँ मौजूद ओजोन का लगभग 50% ही है। ठीक, तो हमारा जो है ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा और इसका जो है आंसर हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख ले। क्षोभ मंडल में ओजोन की उपस्थिति हानिकारक होती है क्योंकि यह वायु को दूषित करती है और साथ ही अस्वास्थ्यकर धुंध का कारण बनती है। ठीक, समताप मंडल में ओजोन का होना अच्छा है क्योंकि यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यानी UV किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ओजोन परत काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ओजोन अणु का विन्यास और इसके रासायनिक गुण ऐसे हैं कि यह प्रभावी रूप से पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी त्वचा की रक्षा करती है। ठीक, तो ऐसे में हमारा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। फुजीवारा प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फुजीवारा, तो पहले यहाँ पे और कौन सा सही है इसकी बात कर रहा है। तो फुजीवारा क्या है
इसको देख ले। फुजीवारा प्रभाव एक ही समय में और एक ही महासागर क्षेत्र में विकसित होने वाले उस कटिबंधीय तूफानों के बीच 1400 किलोमीटर से कम दूरी पर उसके केंद्रों के बीच किसी भी तरह की अंतर क्रिया को फुजीवारा प्रभाव के रूप में जाना जाता है। ठीक, यानी कि ये महासागर में विकसित होने वाले उस कटिबंधीय तूफानों के बीच में जो एक दूरी है, मिनिमम दूरी 1400 किलोमीटर है, उनके केंद्र के बीच किसी भी तरह की अंतर क्रिया को फुजीवारा प्रभाव के रूप में जाना जाता है। तो आइए देखते हैं, अपना ऑप्शन देखते हैं इसका कि क्या है। यह एक ही महासागर क्षेत्र में विकसित होने वाले उस कटिबंधीय तूफानों के केंद्रों के बीच 2000 किलोमीटर तक की दूरी पर किसी भी तरह की अंतर क्रिया नहीं, जो कि अभी हम लोग फुजीवारा को देखें कि मैक्सिमम 1400 है ये। ठीक, तो ऑप्शन हमारा एक गलत हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक, इसने दोनों में से किसी भी चक्रवात प्रणालियों की दिशा और तीव्रता में परिवर्तन हो सकता है, परंतु दोनों का नहीं, ये भी गलत है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। तो आइए थोड़ा सा इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है। देखिए ये जो है इसकी तीव्रता कम दाब वाले क्षेत्र में 63 किलोमीटर प्रति घंटे से कम वायु की गति से एक सुपर टाइफून के बीच होती है। ठीक, इसके परस्पर अंतर संबंध क्रिया से दोनों तूफान प्रणालियों की दिशा और तीव्रता में परिवर्तन हो सकता है। जो हमारा दूसरा नंबर है इसमें दोनों परिवर्तन हो सकता है, इसमें क्या बोला है, दोनों परिवर्तन नहीं हो सकता है, इसलिए ये गलत है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन पृथक्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा या से सही है या फिर है, इस पर इसको देखना है या बताना है। तो आइए ऑप्शन ए को देखते हैं। एक नंबर जो ऑप्शन हो, कार्बन को सीधे समुद्र से संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, समाप्त तेल भंडारों को विषाक्त गैस निर्माण के भय के कारण कृत्रिम सिंक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक ना, तो अब ये जो है हमारा कृत्रिम सिंक जो है समाप्त तेल भंडार, खनन योग्य खदानों आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन एक, यानी केवल एक सही है। ठीक ना, और देखिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। तो कार्बन पृथक्करण जो है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, जिसे कार्बन पृथक्करण के रूप में भी जाना जाता है, पावर स्टेशनों, औद्योगिक स्थलों अथवा सीधे वायु से CO2 को अलग करके और इसे अस्थायी तौर पर भूमिगत रूप से संग्रहित करके ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को कम करने के लिए डिजाइन की गई तकनीक का वर्णन करता है। या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने अथवा इसके प्रभावों को धीमा करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन के अन्य रूपों में के दीर्घकालिक भंडारण का वर्णन करता है। ठीक, तो यह है हमारा 68 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए। और अब आइए आगे के प्रश्न को देखते हैं। इसमें अब है 84 नंबर क्वेश्चन, जो कि 84 में क्या पूछ रहा है, मैंडस चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी विचार करना है। ठीक है, कर लिया जाएगा। और कौन सा सही नहीं है, यही है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ ध्यान देने योग्य बात है। ये कौन सा इसमें सही नहीं है ये पूछ रहा है, यानी सही है ये नहीं पूछा, सही नहीं है। ठीक, तो इस पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। तो आइए इसका देखते हैं। यह एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, नहीं, ये अतिरिक्त नहीं है। यह बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ है, ये सही है। इसका नामकरण सऊदी अरब ने किया है, नहीं, ये गलत है। सऊदी अरब ने नहीं किया इसका नामकरण, बल्कि इसका नामकरण संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया है। ठीक, और तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 सही है, 1 और 3 गलत है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। आइए थोड़ा सा मैंडस चक्रवात के बारे में जान लिया। हाल ही में बंगाल की खाड़ी से निकल के चक्रवात मैंडस ने तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटों को प्रभावित किया है। ठीक, यह एक धीमी गति से चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक, इसका नामकरण तो अभी बात हुआ है कि सऊदी अरब ने नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। ठीक, आमतौर पर यह चक्रवात विनाशकारी तूफान और खराब मौसम के साथ उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आइए आगे के प्रश्न को देखते हैं। स्टॉकहोम कंजर्वेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टॉकहोम कंजर्वेशन के संबंध में विचार करना है और उसके साथ ही कौन सा या से सही है इसको देखना है। तो इसमें देख लें, यह जैव विविधता के संरक्षण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, जो कि ये एक सही नहीं है क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है। ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को POPS से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है, जो कि आप कर सकते हैं और नहीं कर सकते, इसके लिए कोई भी बाध्यकारिता नहीं बताई गई है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 है जो कन्वेंशन के अनुलग्नकों को में कोई भी संशोधन भारत पर लागू किया जा सकता है क्योंकि इसने कंजर्वेशन की पुष्टि की है, यह भी गलत है। मतलब ये ज़बरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता, ये एक बाध्यकारी नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी।
जो कि ना तो एक और ना ही दो। ठीक, तो आइए थोड़ा सा इसकी व्याख्या को देख लें। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है यह समझौता स्टॉकहोम स्वीडन में वर्ष 2001 में हस्ताक्षर के लिए आमंत्रित किया गया था और 2004 में प्रभावी हो गया। सदस्य देशों के बीच गहन वैज्ञानिक अनुसंधान, विचार विमर्श और वार्ता के बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन के विभिन्न अनुलग्नों में POPs को सूचीबद्ध किया गया। इसका उद्देश्य जो है वह सुरक्षित विकल्पों के संक्रमण का समर्थन करना, कार्रवाई के लिए अतिरिक्त POPs को लक्षित करना, POPs का युक्त पुराने स्टॉक पाइल्स और उपकरण की सफाई करना, POP मुक्त भविष्य के लिए मिलकर काम करना, और जो है ये हमारा जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके साथ ही भारत ने अनुच्छेद 25(4) के अनुसार वर्ष 2006 को स्टॉकहोम समझौते की पुष्टि की थी, जिसने इसे स्वयं को एक डिफ़ॉल्ट ऑप्ट आउट स्थिति में रखने के लिए सक्षम बनाया, ताकि समझौते के विभिन्न अनुलग्नों में संशोधन तब तक लागू न हो सके जब तक कि सत्यापन या स्वीकृति या अनुमोदन या मंजूरी का प्रपत्र स्पष्ट रूप से संयुक्त राष्ट्र के न्यासी या धरोहर स्थान में जमा न हो जाए। ठीक, तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि कोई भी सही नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश या समुद्र नॉर्वे के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये एक जियोग्राफिकल क्वेश्चन हो गया, लेकिन आइए इसको बस देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो इसमें जो है नॉर्वे के साथ में जो सीमा साझा करता है वो तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये सिर्फ दो ही करते हैं, जो कि पहला है डेनमार्क और यूनाइटेड किंगडम करते हैं। ठीक, बाद बाकी इसके साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। इसको आप मैप पे देख लीजिएगा तो इससे आपको ज़्यादा अंदाज मिल जाएगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा या शेष सही है उसके बारे में बताना है। तो 87 नंबर जो है इसके एक ऑप्शन 1 जो है इसके लक्षित लाभार्थी अल्पसंख्यक और कारीगर समुदाय हैं। ठीक, जो कि ये सही है। विरासत का संवर्धन करने के लिए हुनर हाट योजना इसका एकीकृत भाग है। ये हुनर हाट योजना जो है इसका एकीकृत भाग नहीं है। ठीक, जो कि क्योंकि इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर गलत, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। ठीक, तो इस प्रकार ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लें, क्योंकि देखिए इसमें जो है कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पार्क विशेषज्ञों की कला को विकसित कर उन्हें बाजार एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक, ना कि इसको हाट योजना के अंतर्गत नहीं है ये, तो इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो देश भर में अल्पसंख्यक और कारीगर समुदायों को कौशल, उद्यमिता एवं नेतृत्व प्रशिक्षण आवश्यकता पर केंद्रित है। ठीक, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम को प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना के रूप में नया नाम दिया गया है, यानी कि इसका जो पहले का नाम था PMKK के प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम के अंतर्गत ही इस योजना को अंतर्गत किया गया, यानी उसी के स्थान पर इसको नाम दे दिया गया है। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा C295 विमान के सही नहीं? विज्ञान के क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हम आज इसमें सिर्फ जो है इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप लोग को देखना होगा तो वैसे मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा C295 विमान के बारे में सही नहीं है? तो यह है एक अत्याधुनिक तकनीक से लैस 5 से 10 टन क्षमता का परिवहन विमान है। नहीं, ये सही है। ठीक, इसमें पूछ रहा है हमसे कौन सा सही नहीं है। इसकी अधिकतम परिभ्रमण ऊंचाई 5 किलोमीटर है, जो कि यह गलत है। यह नियमित रूप से दिन के साथ रात के युद्ध अभियानों को रेगिस्तान से समुद्री वातावरण तक संचालित कर सकता है। सही है। इसमें सैनिकों और कार्गो की त्वरित प्रतिक्रिया और पैराड्रापिंग के लिए एक पिछला रैंप गेट होता है, यह भी सही है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है पूछा है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी ही सही होगा। और आगे क्वेश्चन जो है देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया डार्क पैटर्न निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक, डार्क पैटर्न के बारे में देखना है कि कौन सा इसमें सही है। तो मालवेयर को हैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों की क्षमता। ठीक, मालवेयर को हैक करने का आर्टिफिशियल मशीनों की क्षमता नहीं, ये जो है सही नहीं होगा। उसके बाद में एक नए पाए गए वायरल स्ट्रेन के संबंध में जॉब प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास नहीं, डार्क पैटर्न ये भी नहीं है। इंटरनेट का उपयोग करते समय अनैतिक यूजर इंटरफेस इंटरेक्शन करते हैं, ये वाला जो है ऑप्शन है C नंबर, ये सही है। पनडुब्बियों के संबंध में रक्षा क्षेत्र में विकास नहीं, ये भी नहीं है। इसका ऑप्शन C हो जाएगा। डार्क पैटर्न अनैतिक यानी यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस
इंटरडेक्शन है जो यूजर्स को भ्रमित करने या करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, अतः विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डार्क पैटर्न या भ्रामक पैटर्न के मामले में वृद्धि देखी गई है जहां इंटरनेट आधारित कंपनियां उपयोगकर्ताओं को कुछ शर्तों में से सहमत होने या कुछ लिंक पर क्लिक करने के लिए उत्तेजित कर रही हैं। बदले में वे डिजाइनों को नियोजित करने वाली कंपनियां प्लेटफॉर्म को लाभान्वित कर रही हैं। ठीक, डार्क पैटर्न का प्रयोग करके डिजिटल प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग की जा रही सेवाओं और उनके ब्राउजिंग अनुभव पर नियंत्रण के बारे में पूरी जानकारी का अधिकार छीन लेता है। तो इस प्रकार हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही है। आगे के प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम NAFP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, इसमें बताना है कि कौन सा सही है हमारे प्रश्न। तो आइए देखते हैं। इसमें देश के निम्नलिखित जंगलों में वृक्षारोपण शामिल है, सही बात है। इसमें जो है जंगलों में वृक्षारोपण शामिल किया गया। वन विकास एजेंसियाँ इसकी कार्यान्वित एजेंसी है, कार्यान्वित एजेंसी नहीं है इसकी, ये कार्यान्वयन एजेंसी वन विकास एजेंसियाँ होती हैं जो, हाँ ये ऑप्शन 2 नंबर भी सही है, इसकी वन विकास एजेंसी ही है। यह FDA को केवल क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे एक और शब्द हमारा मिल गया, केवल। ठीक, तो केवल जब शब्द मिलता है तो सतर्क होने की ज़रूरत है और ये 99% चांस है कि गलत ही होगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत ही है। इसको भौतिक और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करता है। ये सिर्फ क्षमता निर्माण सहायता प्रदान नहीं करता बल्कि भौतिक और क्षमता निर्माण दोनों करता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए नंबर। 1 और 2 सही है क्योंकि 3 नंबर गलत है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन और ये गलत हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल मूल्यवर्धित यानी GP हमेशा सकल घरेलू उत्पाद GDP से अधिक होता है और GDP का मुख्य आधार GVA डेटा है। चूँकि देखिए ये जो प्रश्न है ये करेंट अफेयर का प्रश्न है जो कि इसमें दिया गया और ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा जो है इसमें ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही है, इसलिए इसका ऑप्शन B सही होगा। तो इस प्रकार इसका B सही हो जाएगा। आइए आगे के प्रश्न देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के साथ में ये बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सही है या फिर है। ठीक, तो इसमें आइए देखते हैं। यह एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण और विकास को सतत भूमि प्रबंधन से जोड़ता है, ये सही है। COP15 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2050 तक दुनिया की 3/4 आबादी सूखे से प्रभावित होगी, यह भी सही है। UNCCD के पक्षकारों का अगला सम्मेलन वर्ष 2024 में सऊदी अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा, यह भी सही है। तो इस प्रकार ये हमारा ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा D नंबर, यानी D सही है। तो आइए थोड़ा सा इस पर देख लें कि क्या इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हों, तो उसको देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभियान UNCCD इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला यह एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक, ये बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इसलिए इस समझौते पर जैसे कि पिछला हम लोग देखे तो वो बाध्यकारी नहीं था, परंतु ये जो है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभियान ये बाध्यकारी समझौता है। COP15 के दौरान लॉन्च की गई रिपोर्ट में शामिल है। ये वर्ष 2022 के अंक में सूखे का अनुमान है कि यदि कोई तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती है तो वर्ष 2050 तक दुनिया की 3/4 आबादी सूखे से प्रभावित होगी। तो हमारा ऑप्शन B भी सही ही था। यह सैंड एंड डस्ट तूफान का विवरण यह इन बढ़ती घटनाओं के आर्थिक, पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों आकलनों का पता लगाने के लिए सूचना और मार्गदर्शन प्रदान करता है। UNCCD और उसके सहायक निकायों के पक्षकारों के सम्मेलन की भविष्य की बैठक सऊदी अरब 2024 में COP26, मंगोलिया 26 में 26 में COP17 और उज्बेकिस्तान 2023 में कंजर्वेशन के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए समिति में आयोजित की जाएगी। तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन तीनों सही है। और आइए तो इस प्रकार इसका ऑप्शन D सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आइए विचार करते हैं। लेकिन इस पे ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इन्वायरमेंट से ही संबंधित है, साइंस एंड टेक का नहीं है। तो ब्लू जैकिंग अवैध नहीं होती है क्योंकि यह लक्ष्य से कोई जानकारी नहीं चुराती। ठीक, तो ब्लू जैकिंग जो है अवैध नहीं होती है, यह लक्ष्य से कोई जानकारी नहीं चुराती है। ठीक है, ब्लूटूथ डिवाइस के नॉन डिस्कवरेबल मोड पर सेट होने पर भी ब्लू स्पिंग स्वभाव है। ये दरअसल हमारा साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, ये इन्वायरमेंट का नहीं है, सॉरी। ठीक, तो ये हमारे 2 नंबर ऑप्शन भी सही है।
ब्लू बगिंग हैकर्स को लक्षित डिवाइस पर मालवेयर इंस्टॉल करने की अनुमति देता है, ये भी सही है। इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है वो डी नंबर इसका सही हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, और इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा प्रश्न सही नहीं है, ठीक है ना, कौन सा सही नहीं है, तो हमें देखकर जवाब देना है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन यह प्रजनन उद्देश्यों हेतु पशुओं की खरीद व्यापार और ऋण संबंधी समन्वय करता है, तो ये हमारा जो ऑप्शन 1 जो है ये सही नहीं है, क्योंकि जो है भारत सरकार ने वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन कर इसका विकास अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया, और जो ये जो है 1972 ये खुफिया जानकारी का मिलान और इसका प्रसार तथा केंद्रीय वन जीव अपराध डेटा बैंक की स्थापना करता है। ठीक, जिसके तहत में जो है ये वन में मतलब वन जीव पर अपराध नियंत्रण यानी कि उनके खरीद फरोख्त से संबंधित, ना कि प्रजनन उद्देश्यों हेतु। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन हमारा 1 गलत हो जाएगा, और ऑप्शन 2 है या विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समन्वय प्रोटोकॉल के तहत दायित्व को लागू करता है, ये सही है। यह वैज्ञानिक और पेशेवर जांच के लिए बुनियादी ढांचे और क्षमता का विकास करता है, ये भी सही है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका गलत हो जाएगा। आइए आगे के प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न जो है हमारा 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा या से रियो सम्मेलन का या के परिणाम हैं। ठीक, का या के परिणाम हैं, तो इसका ऑप्शन जो है 1 नंबर जो है एजेंडा 21 पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा, जैविक विविधता पर अभिसमय, अंतर्राष्ट्रीय वेलिंग आयोग, इसमें से कौन सा सही है ये बताना है हमें। तो इसका जो हमें आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3, 1, 2 और 3 ये तीनों सही है, और अंतर्राष्ट्रीय वेलिंग आयोग इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो आइए थोड़ा सा इस पर देख लें। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन क्या करता है। तो जून 1992 में रियो डी जनवरी में आयोजित रियो शिखर सम्मेलन, रियो सम्मेलन पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, खूब जाना जाता है। और जो है इससे सम्मिलित मुद्दे जो उत्पादन के पैटर्न की व्यवस्थित जांच, विशेष रूप से जहरीले घटकों का उत्पादन जैसे सीसा युक्त गैलोरीन, रेडियोधर्मी रसायनों सहित जहरीला कचरा, वैश्विक जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्या जिसमें जीवाश्म ईंधन के बदले ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की खोज, वाहन उत्सर्जन, शहरों में भीड़ भाड़ और प्रदूषण, हवा तथा धुंध के कारण होने वाली स्वच्छ समस्याओं को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर नवीन निर्भरता, जल की बढ़ती किल्लत। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो है इसका 3 हो जाए, सी हो जाएगा, जो 3 सही है, चौथा नंबर नहीं। समुद्रयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है इसके बारे में बताना है। तो इसका जो हमारा यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक डीप ओशन मिशन है, सही है। अन्वेषण के लिए जिस वाहन का उपयोग किया जाएगा उसका नाम मत्स्य 6000 रखा गया है, यह भी सही है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से अनुमानित 0.5 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग से बचने में मदद करता है। ठीक, तो ऑप्शन एक्स ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन वर्तमान में उपयोग में आने वाले हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के 80 से 90% को वर्ष 2030 तक समाप्त करने का प्रयास करता है। तो हमारा जो है इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन वर्तमान में वर्ष 2050 तक की बात करता है, ना कि 2030 तक। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, और इस प्रकार जो है हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक, तो आइए थोड़ा सा इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। वियना अभिसमय जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए वर्ष 1985 के वियना अभिसमय ने ओजोन संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु एक रूपरेखा प्रदान की। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वियना अभिसमय के अंतर्गत ठीक 1987 में अपनाया गया था। ओजोन क्षय करने वाले पदार्थों के उत्पादन को रोकने के लिए एक विश्वव्यापी समझौता है ये। ठीक, और इसके साथ ही जो है ये 0.5 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग से बचने में सहायता इससे मिलता है, जो कि ऑप्शन 1 है। और संशोधन के लिए कुछ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करने की आवश्यकता थी। HFC सीधे ओजोन को नष्ट नहीं करते हैं, लेकिन शक्तिशाली गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग और त्वरित जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं। इसमें सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग के 0.3 से 0.5 डिग्री सेल्सियस को रोकने का उम्मीद किया गया है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हमारा जो है केवल 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 जो है
गलत है। तो आइए आगे के प्रश्न देखते हैं। आगे और 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चारा फसल के संबंधों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चारा फसल पर जो है हमें विचार करना है और कौन सा सही है ये देखना है। तो पूरे वनस्पति भाग का उपयोग हरे चारे के रूप में किया जाता है, तो ये सही है, मुझे तो पता है। घास निर्माण के लिए डंठल और पत्तियों का उपयोग नहीं किया जाता है, ऑप्शन बी जो है हमारा गलत है और ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा सही है इसको बताना है हमें। तो हमारा जो प्रश्न है इसमें ये ऑप्शन देखते हैं। ये एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, एक वैधानिक निकाय है। यह भारत सरकार के लिए जैविक संसाधनों के संदर्भ में केवल सहायक और निर्णायक के रूप में कार्य करता है। देखिए यहाँ पे आ गया केवल ना, ये 99% नहीं है, ये तो वैसे गलत है ही ऑप्शन, ठीक, लेकिन केवल जहाँ है वहाँ तुरंत सतर्क हो जाना है और मान के ही चलना है कि वो ऑप्शन गलत ही होगा। कुछ 1% केस में वो सही हो सकता है, तो इसलिए मतलब सतर्क हो जाना है वहाँ। यह भारत से प्राप्त किसी भी जैविक संसाधन पर भारत के बाहर किसी भी देश में बौद्धिक संपदा अधिकार देने का विरोध करता है, ये सही है और इस प्रकार हमारा जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। और जो है यहाँ पे जो यह भारत सरकार के लिए जैविक संसाधन के संदर्भ में सहायक और निवारक के रूप में कार्य नहीं करता, बल्कि जो है यह भारत से प्राप्त किसी भी जैविक संसाधन या भारत से प्राप्त ऐसे जैविक संसाधन से जुड़े ज्ञान को भारत के बाहर किसी भी देश से बौद्धिक संपदा अधिकार के अनुमान ये करता है, ये सही है। हमारा ऑप्शन 2 जो है यह भारत सरकार के सुविधाजनक विनियामक एवं सलाहकार संबंधी कार्य करता है, ये सहायक और नियामक नहीं बल्कि सुविधाजनक विनियामक एवं सलाहकार के रूप में कार्य करता है, ठीक ना। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है भारत जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA की स्थापना की गई थी। अब आइए हमारा इस सेशन के लास्ट प्रश्न जो है उसको देखते हैं। मूली बांस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है इसको देखना है। यह दुनिया में किसी भी बांस की प्रजाति की तुलना में सबसे बड़ा फल पैदा करता है, ऑप्शन 1 जो हमारा सही है। यह उत्पादन करने वाला बांस है और पूर्वोत्तर भारत म्यांमार क्षेत्र का स्थानिक है। ये कहाँ का है? पूर्वोत्तर भारत में म्यांमार क्षेत्र का स्थानिक है। ये मतलब भारत और म्यांमार पूर्वोत्तर साइड में ये वहाँ का स्थानिक है, ठीक। या पश्चिमी घाट का मूल है, ये हमारा सही नहीं है क्योंकि अभी देखा पूर्वोत्तर ये जो है ऑप्शन 1 में अभी मैंने बताया आपको कि ये पूर्वोत्तर भाग का क्या है, भारत और म्यांमार का मूल स्थान, तो ये पश्चिमी घाट नीचे में आके नहीं हो पाएगा, ये यहाँ वेस्टर्न में, ठीक। इस पर 48 वर्ष में एक बार फूल खिलता है, ठीक। ये ऑप्शन सी सही है। तो इस प्रकार ए और सी 3 सही है, 2 गलत है। तो अब देखते हैं ऑप्शन किस में है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3 सही है। और ये जो बांस की प्रजाति है ये उस कटिबंधीय सदाबहार प्रजाति है, ठीक। यह मूली बांस से जुड़ी एक अजीब परिस्थिति घटना है, ठीक। मौसम के दौरान चक्रीय रूप से बड़े पैमाने पर बांस का फूलना बड़े फलों का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार जो है हमारा इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ प्रश्न थे जो हम लोग इसमें देखें। और चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन का। थैंक यू।